गुड आफ्टरनून ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में मोदी ग्लानी मिलर अप्रोच मतलब एमएम मॉडल पर बात कर ली थी। एमएम मॉडल के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, उसके प्रैक्टिकल एमसीक्यूज भी देखे और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न वालों के लिए हमने कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखे। अब एमएम मॉडल को लेकर जो हमारा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना रह गया है वो है एजम्पशंस ऑफ एमएम मॉडल, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एजम्पशंस ऑफ एमएम मॉडल और जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स है ना, वो हम ऐसा करेंगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब एक बार हम पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देख लेते हैं। जैसे हम आपने देखा भी होगा, पहले भी हमने जो रिवीजन ली है उसमें हमने थियरी पोर्शन जो है लास्ट में ही टेकअप किया है। तो जो एजम्पशंस ऑफ एमएम मॉडल है वो हम लास्ट में जब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे तो वो हम तब डिस्कस कर लेंगे और उसके एमसीक्यूज भी हम तभी देख लेंगे। आज की क्लास में अब हम सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल इस चैप्टर का, वॉल्टर्स मॉडल, जिस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, वो अब हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं उसको थोड़ा सा तसल्ली से आपको समझाना चाहूंगा। तो नॉर्मल रिवीजन क्लास में जैसे हम करते हैं, इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा मैं और तसल्ली से एग्जांपल्स के साथ इस मॉडल को आपको एक्सप्लेन करूं, ताकि इस पर कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे अटेम्प्ट आराम से कर पाए। ठीक है, तो बिना देरी के आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अच्छा, हम इस वॉल्टर मॉडल पर अपनी बात करना शुरू करें उससे पहले देखो, हम जो क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका पीडीएफ मैंने आपसे कहा था कि अवेलेबल हो जाएगा जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर खत्म होने के बाद हर एक वीडियो के नीचे हम ना डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक डाल देते हैं और वो नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल हैं। और वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पर कैसे जुड़ना है मैंने पिछली कई रिवीजन वीडियोज में आपको बताया है, तो अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़े हैं वहां पर भी हम शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो एक बार चैप्टर खत्म हो जाएगा तो जो भी हमारे क्वेश्चंस हम क्लास में सॉल्व करते हैं उसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अब जो ये वॉल्टर मॉडल के बारे में लिखा हुआ है, इसको लिखने का वक्त मैं आपको बाद में दूंगा। अब ना मैं वॉल्टर्स मॉडल आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, तो प्लीज अपने पेन छोड़ के ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। बड़े बेसिक एग्जांपल लेके हम वॉल्टर्स मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एक कंपनी है, उसका एक 100 रुपए का डिबेंचर है और वो कंपनी जो है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है, तो मुझे बताओ इंटरेस्ट अमाउंट कितना पे किया होगा कंपनी ने। सर इसमें क्या बड़ी बात है, 100 रुपए का 10% निकाल लो, 10 रुपए आ जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको इंटरेस्ट अमाउंट कंप्यूट करना है तो आपका जो डिबेंचर का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ डिबेंचर जो है 100 रुपए का डिबेंचर आप बता रहे हैं, उसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब अगर हमारा डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 100 रुपए का 10% कर दोगे तो इंटरेस्ट का अमाउंट 10 रुपए आ जाएगा। भाई यहां पर तीन चीजें हैं, एक डिबेंचर का अमाउंट, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उन दोनों की मदद से तीसरी चीज क्या निकल आती है, इंटरेस्ट अमाउंट। अब मान लीजिए मैं आपसे सवाल थोड़ा सा बदल के पूछूं। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताइए कंपनी ने 10 रुपए का इंटरेस्ट पे किया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कंपनी ने यूज किया है वो 10% है, बताइए डिबेंचर का वैल्यू क्या होना चाहिए। तीन में से दो चीजें पता हो तो तीसरी आप निकाल सकते हो। इस बार मैंने आपको डिबेंचर का वैल्यू नहीं बताया, मैंने आपको यह बताया देखो इसको 10 रुपए का हम ब्याज दे रहे हैं और जो ये ब्याज दे रहे हैं ना, इसके डिबेंचर की वैल्यू का 10% है। तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें भी क्या बड़ी बात है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो ये इंटरेस्ट अमाउंट आपने बताया ना, इसको आपको इंटरेस्ट रेट से डिवाइड कर देना चाहिए। भाई जब हम 10 रुपए को 10% से डिवाइड कर देंगे तो 100 रुपए आ जाएगा। मतलब आपने इस बार क्या किया, डिबेंचर का वैल्यू निकालने के लिए डिबेंचर पर जो हम रिटर्न दे रहे हैं सामने वाले को, डिबेंचर होल्डर के लिए तो इंटरेस्ट रिटर्न है, उसको जो हम रिटर्न दे रहे हैं वो हमने न्यूमरेटर में लिया, जो उसको रिटर्न रुपीज में दिया है उसको न्यूमरेटर में लिया, और जो उसका रिटर्न परसेंटेज में है उससे उसको डिवाइड कर दिया। ऊपर अगर आप देखोगे तो क्या है, ये 10 रुपए क्या है, रिटर्न इन रुपीज, और ये 10% क्या है, रिटर्न इन परसेंटेज। भाई ये 10 रुपए जो है 10% को रिप्रेजेंट करता है। जब हम किसी वैल्यू को जितना वो रिप्रेजेंट कर रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते ही वो वैल्यू 100% बन जाती है। 10 रुपए को 10% से डिवाइड करते ही क्या बन जाएगा, 100%। मतलब जो डिबेंचर का एक्चुअली में वैल्यू है 100 रुपए, वो निकल आएगा। तो ये जो हमने किया है ना, इंटरेस्ट को इंटरेस्ट रेट से डिवाइड करके इससे हमने डिबेंचर का वैल्यू निकाला, और इस प्रोसेस को हम पता है क्या बोलते हैं कि हमने कैपिटलाइज किया है। किसको कैपिटलाइज किया है, इंटरेस्ट के अमाउंट को कैपिटलाइज करके डिबेंचर का वैल्यू निकाल दिया।
तो इंटरेस्ट जो कि 10% ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको जब मैं 10% से डिवाइड कर दूंगा तो वो मुझे 100% वैल्यू दे देगा, जो बेसिकली हमारे एसेट की वैल्यू है। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो अब आपको क्या दिमाग में रखना है, सामने वाले को हमने क्या दिया रुपयों में, और वो जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है परसेंटेज में, उससे अगर मैं उसको डिवाइड कर देता हूं तो वो जिस एसेट का रिटर्न है, मतलब डिबेंचर, उसकी वैल्यू हम निकाल बैठते हैं। ठीक। अब यही बात पूरी की पूरी जो मैंने यहां डिबेंचर के कॉन्टेक्स्ट में बोली, अगर मैं यही बात शेयर के कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाहूं तो कैसे बोलूंगा? अब जरा ध्यान से सोचिए। आज मान लीजिए किसी कंपनी का जो शेयर है वो 1,000 रुपए का मार्केट में मिलता है। ठीक है, 1,000 रुपए का मार्केट में मिलता है। आज के इस शेयर प्राइस को हम क्या बोल देते हैं, ये है P0। ठीक। और ये 1,000 रुपए लगाकर शेयर होल्डर हमसे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। मान लो वो 15% एक्सपेक्ट करता है। इस 15% को हम क्या बोलेंगे सर, ये है कि मतलब इसने इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, इस पर ये हमसे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, और ये रिटर्न उसका कितने रुपए है, ये रिटर्न उसका है 150 रुपए का। मतलब मुझे उसको 150 रुपए की कमाई करके देनी है। हम जो उसको कमाई करके देते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस। भले ही हम उसके हाथ में ना दें, हम इस 150 रुपए की जो हमने उसके लिए कमाई करी है, भले ही मैं इसमें से उसको 1 रुपया उसके हाथ में ना दूं, मैं रिटेन कर लूं सारा का सारा, पर कमाया तो उसी के लिए ही है, हक तो उसी का ही है इसके ऊपर। भले ही मैंने आज उसके हित में ये मानते हुए कि भाई ये हम रोक लेंगे तो हम बिजनेस को और बढ़ाएंगे, कल को उसकी और ज्यादा कमाई करके देंगे, तो हमने रोक लिया, लेकिन कमाया तो उसी के लिए ना। मतलब कंपनी जो है शेयर होल्डर की रिटर्न एक्सपेक्टेशन कैसे पूरी करती है, अर्निंग पर शेयर को कमा के। इतनी इंपॉर्टेंट रेशियो है अर्निंग पर शेयर। अगर आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखोगे ना, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में सबसे नीचे, मतलब जो मेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, सबसे नीचे उसमें ईपीएस रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। आप देखिएगा हर एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ईपीएस रिपोर्ट की जाती है, और अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं वहां पर इवन क्वार्टरली ईपीएस भी रिपोर्ट होती है। ईपीएस रिपोर्ट करना मस्ट है, कंपल्सरी है, क्योंकि यही तो कमा के दिया है उनको, तो बता दो भी तुम्हारे एक शेयर पे इतनी कमाई करी है हमने। तो अगर हम यहां पर डिबेंचर से इसको अगर रिलेट करें, वहां पर डिबेंचर का अमाउंट था, यहां पर शेयर का एक वैल्यू है, वहां पे वैल्यू ऑफ डिबेंचर था, यहां वैल्यू ऑफ शेयर है। वहां पे इंटरेस्ट रेट था, यहां उनका जो इक्विटी शेयर है उनका यही उनका रिटर्न है, उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। वहां पर हम उनको इंटरेस्ट दे रहे थे, यहां पर हम उनको अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट करके देंगे। और मैं अगर वापस से आपसे वही सवाल फिर से बदल के पूछूं, मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि ये तो निकालना है, बताइए अगर हम शेयर होल्डर के लिए 150 रुपए की अर्निंग कमा के दे रहे हैं उसको, और उसकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 15% की है, तो उसकी 15% की एक्सपेक्टेशन किस प्राइस पर पूरी होगी? सर आपको अगर P0 निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, 150 रुपए जो आपने उसको कमा के देने हैं, और उसकी जो कमाई है रिटर्न में 15% है, ये हमने उसको रुपयों में कमा के दिया, ये उसकी कमाई जो या उसका रिटर्न परसेंटेज में है। अगर हम अर्निंग पर शेयर को kE से डिवाइड कर देते हैं तो जो ये आता है ये हमारे शेयर का वैल्यू आ जाएगा, जो ये है कितना आया, 1,000 रुपए आया। हमने यहां पर भी जो ये प्रोसेस अडॉप्ट किया ईपीएस को kE से डिवाइड करके शेयर निकालने का, हम बोलते हैं हमने यहां पर अर्निंग पर शेयर को कैपिटलाइज किया है। तभी आपको मैंने kE का एक और नाम क्या लिखवाया था, कैपिटलाइजेशन रेट, कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं, अर्निंग पर शेयर को kE से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की मदद से कैपिटलाइज करके शेयर का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो P0 का हमारा फॉर्मूला बेसिकली क्या हो गया, हमारा P0 का फॉर्मूला हो जाएगा अर्निंग पर शेयर को हमें kE से डिवाइड कर देना है। और पता है ये फॉर्मूला आपके लिए नया थोड़ी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर याद करो, जब हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कंप्यूट करना सीखा था तो वहां पर मैंने आपको kE का एक अर्निंग पर शेयर वाला मॉडल भी सिखाया था, याद करो। और पता है वो क्या था, मैं आपको बता रहा था, देखो शेयर होल्डर ने हमारे इस शेयर में पैसा लगाया और हमने उसको क्या कमा के दिया था, हमने उसको ईपीएस कमा के दिया था, तो उसका रिटर्न आ गया था, नहीं ईपीएस अपॉन P0 करके। भाई इसी फॉर्मूला से तो ये आया है, हमने इसी फॉर्मूला तो क्या किया, P0 को यहां ले गए और kE को नीचे ले आए। ये हमने कोई नई बात थोड़ी कर रहे हैं, ये बात तो हमने पहले भी की थी, लेकिन वहां पर हम रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, यहां पर हमें शेयर के वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। लेकिन ये बात तो तय हो गई है कि जो ये वॉल्टर मॉडल है, ये वॉल्टर मॉडल बेसिकली अर्निंग पर शेयर को बेस बनाकर शेयर की वैल्यू को कंप्यूट करता है। तो ये ध्यान रखें कि ये जो वॉल्टर मॉडल ही है, बस मैं इसको थोड़ा सा अभी मॉडिफाई करूंगा जैसा एक्चुअली वॉल्टर ने कहा,
तो वॉल्टर मॉडल को समझ रहे हैं, लेकिन वॉल्टर मॉडल के बारे में मैं अभी कुछ भी बोलूं उससे पहले आपके दिमाग में यह बात होना जरूरी है पहले कि जो वॉल्टर्स मॉडल है वो अर्निंग पर शेयर को केई से डिवाइड कर कर शेयर की वैल्यू निकालता है, या फिर ये कहें अर्निंग पर शेयर को कैपिटलाइज करता है। आती है बात समझ में? हाँ सर। लेकिन वॉल्टर मॉडल ने थोड़ी सी ना ये बात घुमा के बोली। अब मैं फिर से एक छोटा सा एक डिफरेंट एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि एक शेयर जो है वो 100 रुपए की अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट करता है। कितने की अर्निंग पर शेयर? 100 रुपए की अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट करता है, और इस कंपनी का शेयर होल्डर ना 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। कितने का? 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये क्या ही हो गया? मुझे बताइए इसके शेयर का वैल्यू क्या होगा? सर इसका शेयर की वैल्यू 100/10% मतलब 1000 रुपए होगा, है ना? यही होगा ना। मतलब हम ये जानते हैं कि 100 को 10% से डिवाइड करके 1000 रुपए आता है, लेकिन ना वॉल्टर ने बोला कि इसको थोड़ा सा ना हम घुमा के बात करेंगे, हमें ईपीएस को ही केई से डिवाइड करना है। लेकिन कह रहा है थोड़ा सा ना ऐसा करो आप, अब जो ये 100 रुपए की अर्निंग पर शेयर हमने रिपोर्ट करी है, आप एक तरीका तो क्या है, 100 रुपए को 10% से डिवाइड कर दो, 100 रुपए को 10% से डिवाइड कर दो, 1000 रुपए आएगा। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने कहा लेकिन थोड़ा सा इसको, हम भी यही बात कह रहे हैं, वॉल्टर कह रहा है मैं भी यही कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से कह रहा हूं, मेरा कहने का तरीका थोड़ा अलग है। कह रहा देखो ये जो 100 रुपए की अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट करी है, हम इसमें से ना कुछ तो डिविडेंड दे देंगे, डीपीएस, और कुछ हम रिटेन कर लेंगे, मतलब रिटेन अर्निंग। 100 रुपए की कमाई जो करी है, मान लीजिए 40 रुपए डिविडेंड के तौर पर बांट दिया और 60 रुपए हमने रिटेन कर लिया। वॉल्टर कह रहा है कि अभी भी तुम्हें 100 रुपए के ईपीएस को ही कैपिटलाइज करना है, पर पहले इस ईपीएस के 2 टुकड़े कर लो। 2 टुकड़े क्या कर लो कि इसमें से इतना डिविडेंड बांटा और इसमें से इतना रिटेन कर लिया, और अब इसको ना अलग अलग कैपिटलाइज करो। अलग अलग मतलब कह रहे आप एक बार डीपीएस अपॉन के ही करो और एक बार रिटेन अर्निंग अपॉन के ही करो। अच्छा, डीपीएस अपॉन के ही करने का मतलब क्या है? 40 को 0.1 से डिवाइड करो, फिर एक बार 60 को 0.1 से डिवाइड करो, तो ये कितना हो जाएगा? 400, और ये कितना हो जाएगा? 600, और दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा? 1000। वॉल्टर मॉडल कहता है मैं कुछ अलग करने के लिए नहीं कह रहा, मैं भी यही कह रहा हूं कि ईपीएस को हम कैपिटलाइज करेंगे, ईपीएस को ही के से डिवाइड करेंगे, लेकिन ना ऐसे नहीं, थोड़ा सा तो उसमें एडवेंचर होना चाहिए। तो कह रहे हम क्या कर रहे हैं, हम उस ईपीएस को पहले तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अर्निंग पर शेयर में से ही कुछ बटेगा और कुछ रिटेन होगा। तो जो बटेगा उसको अलग से कैपिटलाइज करो, और जो रिटेन होगा उसको अलग से कैपिटलाइज करो। पहले तो ये बात उन्होंने कहा दिमाग में रखो, हमने कहा ठीक है हम समझ गए। तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं फिर से, अब मैं अभी बस सुनते जाइएगा, मैं अभी सारा आपको कहोगे तो मैं ये सारे एग्जांपल आपके सामने रखूंगा, लिखने का वक्त दे दूंगा, लेकिन अभी सिर्फ सुनने पर फोकस करो। तो वॉल्टर ने अब फाइनली क्या बोला? वॉल्टर कहता देखो भाई हम भी ना प्राइस निकालने के लिए अर्निंग पर शेयर को ही बेस बनाएंगे, ई अपॉन के ही करेंगे, और अगर मान लीजिए अर्निंग पर शेयर 100 रुपए की है और के 10% है, तो हमारा जो प्राइस है वो 1000 रुपए आएगा। लेकिन ना वॉल्टर कह रहा मेरा बताने का तरीका थोड़ा सा अलग है, हम क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू ई अपॉन के ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बदल के करेंगे। हम कहेंगे भाई देखो इसमें से ना कुछ पोर्शन तो कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो हम डिविडेंड वाले पोर्शन को अलग से कैपिटलाइज करेंगे, और कुछ पोर्शन कंपनी जो है वो रिटेन कर लेगी। अब रिटेंशन कैसे आता है? मान लो 100 रुपए की कमाई करी है, 100 की कमाई में से 40 रुपए बांट दिए, तो 60 रुपए रिटेन अर्निंग है। ये 60 रुपए कैसे निकलेगा? 100 में से 40 को माइनस करके, मतलब ई माइनस डी करके आएगा ना। ई इज व्हाट? अर्निंग पर शेयर, डी इज व्हाट? डिविडेंड। तो अर्निंग पर शेयर से डिविडेंड को माइनस कर दूंगा तो रिटेन अर्निंग आ जाएगा। कह रहा हम ना रिटेन अर्निंग को अलग कैपिटलाइज करते हैं। मतलब जैसे ये मैंने बताया कि मान लो 40 रुपए का डिविडेंड बांट दिया, तो 40 अपॉन 10% करने पर 400 रुपए आ जाएगा, और यहां पर हम कह रहे हैं 100 रुपए की अर्निंग में से 40 रुपए बांट दिया तो 60 रुपए रिटेन कर लिया, 60 रुपए को हम अलग से डिवाइड कर देंगे 10% से, तो 600 रुपए आएगा तो अभी भी 1000 रुपए ही। लेकिन हम थोड़ा सा इस तरीके से करेंगे, डिविडेंड को अलग कैपिटलाइज करेंगे, रिटेन अर्निंग को अलग से कैपिटलाइज करेंगे, और अल्टीमेटली हमने किया तो अर्निंग पर शेयर को ही कैपिटलाइज ना, क्योंकि डिविडेंड और रिटेन अर्निंग को मिला के क्या हो जाएगा? अर्निंग पर शेयर। सर ये अलग अलग क्यों करना? अरे भाई कुछ लॉजिक है ना अलग अलग करने का, बताऊंगा अभी क्या है। लेकिन अगर आप देखो, ध्यान से देखो, अगर हमने ना अपना ये फॉर्मूला काफी हद तक वॉल्टर मॉडल से मैच कर लिया है। ऊपर देखो हमने वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला क्या लिखा है, देख रहे हो आप? हमने क्या लिखा है? डी अपॉन की के, है ना, यही लिखा ना, और फिर हम लिखा है ई माइनस डी, मतलब रिटेन अर्निंग अपॉन के ही।
अब मुझे आपको यह समझाना है कि ये जो फैक्टर से मल्टीप्लाई किया ये क्या है, इसका क्या लॉजिक है। डी और ई माइनस डी, इनको तो हम के से डिवाइड करेंगे, लेकिन ई माइनस डी के आगे ये आर अपॉन के लिखा है, ये आर अपॉन के क्या है, ये फैक्टर क्या है, ये मुझे अब आपको एक्सप्लेन करना है। तो अभी तक जो मैंने बात बोली है फिलहाल इतनी तो समझ में आई है ना, कि हम डिविडेंड को अलग से कैपिटलाइज करेंगे, रिटेन अर्निंग को अलग से कैपिटलाइज करेंगे। हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आ गई है। अब बताओ सर आगे क्या कहना चाहते हो, अब ध्यान से प्लीज सुनेगा। अब वॉल्टर मॉडल जो है ना, वो अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको तीन में से किसी एक क्लासिफिकेशन का दर्जा देता है, और उसके लिए वो पूछता है पहले कुछ बातें। कहता है मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिसके शेयर होल्डर 10% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब के ही 10% का है, पर जब कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट करती है, कंपनी जो कमाई करती है वो 10% से ज्यादा की करती है, मान लो 15% की करती है। मतलब शेयर होल्डर 10% एक्सपेक्ट करता है पर कंपनी कितना कमा के दे रही है, 15%। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को वॉल्टर जी बोलते हैं कि ये जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रोथ फर्म्स हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, ग्रोथ फर्म्स हैं। मतलब जितना शेयर होल्डर मांगता है उससे बढ़ चढ़ के आगे ज्यादा ही देती है, ऐसी ग्रोथ फर्म्स कहलाती हैं। और कंपनी ऐसी है जिसका के ही 10% है पर कंपनी भी 10% ही कमा रही है फॉर एग्जाम्पल, तो कह रहे भाई ऐसी जो कंपनी है ना, ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं ये कांस्टेंट फर्म्स हैं। कौन सी फर्म है, ये कांस्टेंट फर्म्स हैं, या फिर हम इनको नॉर्मल फर्म्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, नॉर्मल फर्म्स। नॉर्मल फर्म है, जितना मांगा उतना दे दिया। कह रहे हैं कुछ ऐसी भी है, शेयर होल्डर बेचारा कह रहा है कम से कम 10% दे दो, कंपनी कह रही है ना हम तो 8 ही कमाएंगे। मतलब यहां पे शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन तक मीट नहीं हो पा रही है, ऐसी फर्म्स को हम बोलते हैं ये डिक्लाइनिंग फर्म्स हैं। ये कौन सी फर्म्स है, डिक्लाइनिंग फर्म्स है। मतलब वॉल्टर जी ने पहले तो ये कहा कि देखो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है तीन में से किसी एक ही कैटेगरी में फॉल करेगी। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कमाई से, जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा के देंगी। सर ऐसी होती है क्या, अरे आपने कैपिटल बजटिंग पढ़ा है, अब याद करो कैपिटल बजटिंग में जहां जहां एनपीवी पॉजिटिव आ रही थी, इसका क्या मतलब था कि जो हमने डिस्काउंट रेट यूज किया है उससे ज्यादा कमाई करके दी है। नहीं भाई, रेट ऑफ रिटर्न तो जो भाई शेयर होल्डर जो एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है आपने किसी कंपनी में शेयर में इन्वेस्टमेंट किया ये सोच के कि 15% का रिटर्न मिल जाए बहुत है, लेकिन कंपनी ने 25-30% का रिटर्न दे दिया आपको। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम 15% का रिटर्न लेके जाते हैं दिमाग में, लेकिन कंपनी उससे बहुत कम देती है, ये भी पॉसिबल है। और कभी कभी ऐसा भी होगा जितना सोचा उतना ही मिल गया। तो ये तीन तरह की जो फॉर्म्स हैं वो वॉल्टर कहते हैं पहले तो ये दिमाग में रखो, ये होती है। हमने कहा ठीक है। अब वॉल्टर मॉडल को मैं अब कुछ केसेस की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। अब मैंने आपको कहा ना वॉल्टर मॉडल यही है, बस एक चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है, वही इसका मेन सोल है, वही इसका मेन पॉइंट है। वो क्या कि जो यहां पर हम ये तो डिविडेंड को कैपिटलाइज कर दिया, ठीक है, ये रिटेन्ड अर्निंग को कैपिटलाइज कर रहे हैं, डिविडेंड को कैपिटलाइज कर रहे हैं, रिटेन्ड अर्निंग को कैपिटलाइज कर रहे हैं, लेकिन ये आर अपॉन के ही क्या है ये मुझे एक्सप्लेन करना है। और इसके लिए मैं ना अब कुछ केसेस ले रहा हूं आपके सामने, एक एक केस करके मैं आपको बताना शुरू करूंगा। लिखिएगा अब केस नंबर 1। अच्छा अभी तो आपको ये नोट करना होगा ना, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, या फिर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम कुछ केसेस की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। केस 1, मान लीजिए जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो 10% की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मतलब के ही 10% है, लेकिन जो कंपनी है जब वो पैसा बिजनेस में लगाती है तो कंपनी तो उस पर 15% का रिटर्न जनरेट करती है। मतलब एक ग्रोथ फर्म है जहां पर आर ज्यादा है और के ही कम है। अब मान लीजिए इस कंपनी ने जो अर्निंग पर शेयर रिपोर्ट किया, इस कंपनी ने वो रिपोर्ट किया 100 रुपए का, और इस कंपनी ने सारा का सारा 100 रुपए ही डिविडेंड के तौर पर बांट दिया। इसका मतलब 1 रुपया कंपनी ने रिटेन नहीं किया, सबका सब बांट दिया। ठीक है सर, अब आप मुझे बताइए
यहां पर अगर मुझे शेयर का वैल्यू निकालना हो एज पर वॉल्टर मॉडल, मतलब P0 निकालना हो, तो कैसे निकालना होगा? सिर्फ वॉल्टर ने बोला कि भाई देखो पहले तुम डिविडेंड को कैपिटलाइज करो, डिविडेंड को कैपिटलाइज करने का मतलब डी अपॉन के ही करो, फिर आप रिटेन्ड अर्निंग को भी कैपिटलाइज करो, ई माइनस डी को भी कैपिटलाइज करो। लेकिन वॉल्टर ने एक एक्स्ट्रा बात बोली जो मुझे अभी आपको एक्सप्लेन करनी है, वो ये कि ये जो ई माइनस डी है ना, इसको कैपिटलाइज करने से पहले आर अपॉन के ई नाम के एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है इसका लॉजिक मैं भी दूंगा, ठीक है, ऐसे ही कुछ लिखा है वॉल्टर ने। अब हमने कहा देखो भाई यहां तो हमने पूरे का पूरा 100 रुपए ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, 1 रुपया भी नहीं हमने रिटेन किया, तो 100 को हम के ई से डिवाइड कर देंगे 10% से, और ई माइनस डी क्या होगा, 100 ही कमाया था, 100 का 100 ही बांट दिया, भाई ये तो जीरो हो जाएगा। अब जीरो होने का मतलब तो ये हुआ कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो, मतलब 100 को 10% से डिवाइड करेंगे तो 1000 आएगा, और ये वाले पोर्शन के लिए मैं जीरो लिख दूं, क्योंकि 100 माइनस 100 जीरो हो जाएगा। अब जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाता है, जीरो आता है। ये हमारा 1000 रुपए हो गया, ठीक है ना। यहां क्योंकि ये वाला सारा पोर्शन जीरो ही हो गया, तो मैं भी यहां तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, केस नंबर 2 में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आप देखो क्या यहां पे क्लियर है? हाँ सर, केस 1 में शेयर का वैल्यू कितने रुपए आया है? केस 1 में शेयर का वैल्यू सर 1000 रुपए आया है। इसको नोट करो तो केस 2 की तरफ बढ़े। केस 2 लिखिएगा, के ई हमारा मान लीजिए 10% ही है, आर अभी भी 15% है, ईपीएस हमारा जो है वो अभी भी 100 रुपए ही है, ऊपर भी 100 रुपए था। लेकिन इस बार ना कंपनी ने डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं बांटा, सबका सब रिटेन कर दिया, डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं बांटा। अब पहले तो हम वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्टर मॉडल में हम प्राइस कंप्यूट करते हैं और हम कहते हैं भाई देखो पहले तो हम डिविडेंड को कैपिटलाइज करेंगे डी अपॉन के, फिर हम रिटेन्ड अर्निंग को अलग से कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन ना रिटेन्ड अर्निंग को कैपिटलाइज करने से पहले यहां पर हम एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि बेसिकली आर अपॉन के ही है। ये मुझे अब आपको एक्सप्लेन करना है। और फिर हम इसको भी मतलब रिटेन्ड अर्निंग को भी कैपिटलाइज करना है, ई माइनस डी को भी कैपिटलाइज करना है, लेकिन ई माइनस डी को एक फैक्टर से भी पहले मल्टीप्लाई करना है। ठीक है सर, अब मुझे बताइए यहां पर डिविडेंड कितना बांटा? सर डिविडेंड तो बांटा ही नहीं, इसका मतलब 0 अपॉन 0.1, और रिटेन्ड अर्निंग इसका मतलब सारा का सारा ही हो गया, सारा का सारा रिटेन्ड अर्निंग हो गया। तो ये हो गया R.15 अपॉन 0.10 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये वाला पोर्शन तो जीरो ही हो गया, प्लस 100 इंटू 0.15 अपॉन 0.10 अपॉन 0.10। अब ध्यान से प्लीज देखिएगा, 0 प्लस, अगर मैं इतने पोर्शन को मल्टीप्लाई करूं, 100 को 0.15 से मल्टीप्लाई करके 0.1 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 150 रुपए, 150 अपॉन 0.10। अब ध्यान से प्लीज मेरी बात को सुने, पेन छोड़ दीजिए। हमने अभी भी वही किया है, हम डिविडेंड को कैपिटलाइज अलग करना चाहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग को अलग कैपिटलाइज करना चाहते हैं। डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग को कैपिटलाइज करने का मतलब यही है कि आपने अर्निंग पर शेयर को कैपिटलाइज कर दिया। भाई डिविडेंड भी कहां से निकला है? अर्निंग पर शेयर से। रिटेन्ड अर्निंग भी कहां से बची है? अर्निंग पर शेयर से ही। तो डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग को जोड़ के अर्निंग पर शेयर ही आएगा ना। हालांकि यहां तो डिविडेंड दिया ही नहीं, तो सारा का सारा अर्निंग ही क्या बन गया? रिटेन्ड अर्निंग बन गया। अब रिटेन्ड अर्निंग पूरा का पूरा ये 100 रुपए देखोगे तो रिटेन्ड अर्निंग है ना, 100 रुपए का ये हमने अर्निंग करी, पूरी की पूरी हमने रिटेन कर ली, 100 रुपए हमने रिटेन कर लिया। इसको हमने मल्टीप्लाई किया एक फैक्टर से जिसको हमने कहा 0.15 अपॉन 0.1 से मल्टीप्लाई करो, और जानते हो ये 100 रुपए 150 रुपए हो गया। ये 100 रुपए क्या हो गया? 150 रुपए हो गया। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? ध्यान से इसका लॉजिक सुनिएगा। देखिए हमने शेयर होल्डर के नाम का 100 रुपए कमाया, हाँ सर कमाया, लेकिन उसको एक पैसा नहीं दिया, कंपनी ने सारा खुद रख लिया। अब आप जरा सोच के बताइए क्या इसमें समझदारी नहीं है? शेयर होल्डर जो है अपने पैसे पर 10% ही कमा पाता है, तभी उसकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन 10% है, और हम उसके पैसे पर 15% कमा के दे सकते हैं। तो उसके हाथ में देंगे तो वो तो उसको आगे 10% के हिसाब से कहीं लगा देगा, क्योंकि उसकी तो एक्सपेक्टेशन 10% की है।
लेकिन अगर हम उसका पैसा खुद रिटेन कर लेते हैं तो हम कितनी कमाई करते हैं? हम तो 15% की कमाई करते हैं। ज्यादा बेहतर सिचुएशन क्या होगी? उसके हाथ में देगी, हम अपने पास ही रखें? सर अपने पास ही रखो। अगर कंपनी अपने पास रखेगी तो उस लगाए हुए पैसे पर 15% कमाई करेगी। अब आप जरा सोच के बताइए, अगर मैंने 100 रुपए अपने हाथ में रख लिए तो 100 रुपए का 15% कितना होता है? सर 100 रुपए का 15% होता है 15 रुपए। 100 रुपए का 15% कितना होता है? 15 रुपए होता है। मैं इस 100 रुपए पर 15 रुपए की कमाई करके दूंगा उसको, किसको? शेयर होल्डर को। और जानते हो, अगर शेयर होल्डर को 15 रुपए की कमाई खुद से करनी हो, अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से करनी हो, तो उसको 150 रुपए चाहिए। सर फिर से बोलो एक बार। देखो भाई, हमने कहा हम या तो एक तरीका है कि शेयर होल्डर के हाथ में दे दें सारा। अगर हमने शेयर होल्डर को हाथ में दिया तो हमने ऊपर देखा कि शेयर का वैल्यू 1000 रुपए आया, ठीक है ना। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं, इस बार ऐसा करते हैं, हम 1 रुपया नहीं देंगे शेयर होल्डर के हाथ में, सारा रिटेन कर लेंगे। और समझदारी भी इसमें ये, क्योंकि कंपनी अगर शेयर होल्डर के हाथ में कुछ देगी तो शेयर होल्डर उस पैसे पर 10% की एक्सपेक्टेशन रखेगा, आगे कहीं भी लगाएगा 10% के अकॉर्डिंगली दिमाग में रखते हुए लगाएगा। लेकिन अगर हम ये पैसा शेयर होल्डर के हाथ में ना देके अपने हाथ में रखते हैं तो हम इस पैसे पर शेयर होल्डर को 15% की कमाई करके देंगे। ज्यादा बेहतर क्या है? कंपनी अपने हाथ में रखे। अब आप जरा सोचिए, अब ये जो 100 रुपए जो हमने अपने हाथ में रख लिए, कंपनी ने अपने हाथ में रखे हैं, इस 100 रुपए पर कंपनी कितने रुपए की कमाई करेगी? सर इस 100 रुपए पर कंपनी जो है 15% की कमाई करेगी। मतलब 100 रुपए पर 15% का मतलब हो गया कंपनी इस 100 रुपए पर 15 रुपए कमा के देगी, अपने पास रखे हैं। इस 100 पर 15 रुपए और कमा देगी कंपनी। लेकिन आप मुझे बताइए, यही 15 रुपए अगर शेयर होल्डर को पर्सनली कमाने हो तो जानती हो, क्योंकि वो 10% ही कमा पाता है, उसको 15 रुपए की कमाई करने के लिए 150 रुपए चाहिए होंगे। बड़ी बारीक बात बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। कंपनी ने 100 रुपए रोक लिए, हाँ सर रोक लिए। इस 100 रुपए पर कंपनी अगर खुद से देखे, कंपनी इस 100 रुपए को आगे अब री इन्वेस्ट करेगी तो इस पर 15% की कमाई करेगी, क्योंकि आज 15% है तो 15 रुपए कमाई करेगी। लेकिन यही 15 रुपए कमाने के लिए कंपनी को 100 रुपए की जरूरत पड़ती है, लेकिन शेयर होल्डर को यही 15 रुपए कमाने के लिए 150 की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सोच के बताओ। बात तो सही कह रहे हो। अगर शेयर होल्डर को 15 रुपए कमाने हैं, क्योंकि वो तो 10% ही एक्सपेक्ट करता है, वो तो वहां भी पैसा लगा देगा जहां पर 10% रिटर्न मिल जाता है उसको, तो उसको 15 रुपए कमाने के लिए 150 रुपए चाहिए। अब आप जरा लॉजिकली सोचिए, जब हमने इस 100 रुपए को रिटेन किया ना, शेयर होल्डर को हमारे हाथ में 100 रुपए नहीं नजर आ रहे, उसको 150 रुपए नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डर को हमारे हाथ में 100 रुपए नहीं नजर आते। क्यों नहीं नजर आते? क्योंकि उसको पता है कि ये 100 रुपए पर ये 15 रुपए कमा के देंगे, और 15 रुपए कमाने के लिए मुझे तो 150 रुपए लगते हैं। मुझे 15 रुपए कमाने हो तो मुझे तो 150 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और कंपनी जो है 15 रुपए कमा लेती है 100 रुपए पे ही, क्योंकि कंपनी का रिटर्न ज्यादा है। इसका मतलब जब कंपनी के पास शेयर होल्डर पैसा छोड़ता है तो शेयर होल्डर को वो कंपनी के हाथ में 100 रुपए दिख ही नहीं रहे हैं, उसकी नजर बदल गई है। शेयर होल्डर के हाथ में, कंपनी के हाथ में शेयर होल्डर को ये 150 रुपए दिखते हैं। क्यों 150 रुपए क्यों दिखते हैं? क्योंकि ये 100 रुपए जो कंपनी ने रोके हैं, ये काम तो 150 रुपए का ही करेंगे। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये जो कंपनी ने 100 रुपए रोके हैं, ये काम 150 रुपए का करेंगे। क्यों 150 रुपए का करेंगे? क्योंकि कंपनी इस 100 रुपए पर 15 रुपए कमाएगी। शेयर होल्डर के हाथ में ये 100 रुपए देते तो वो 10 रुपए कमाता, उसको 15 रुपए कमाने के लिए 150 रुपए की लागत लगती कि नहीं लगती? तो अब जरा ध्यान से इस सिनारियो को समझे। पहले केस में हमने पूरे का पूरा 100 रुपए शेयर होल्डर के हाथ में दे दिया। जब हमने 100 रुपए शेयर होल्डर के हाथ में दिया तो शेयर होल्डर को अपने हाथ में 100 रुपए ही दिखते हैं। लेकिन जब हमने ये 100 रुपए नहीं दिए, खुद ही रख लिए, कंपनी ने खुद ही रख लिए, तो हमारे हाथ में शेयर होल्डर इसको 100 रुपए देख ही नहीं रहा। हमारे हाथ में शेयर होल्डर जब देखता है उसको ये 150 रुपए दिखते हैं। क्यों 150 रुपए दिखते हैं? क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, जो काम हमारे हाथ में 100 रुपए कर देते हैं उसके हाथ में दे देते, तो वही काम करने के लिए उसको 150 रुपए की लागत चाहिए थी। तो इसलिए हमारे हाथ में जो पैसा दिखता है उसको 100 रुपए दिख ही नहीं रहे। उसको पता है ये भले ही 100 रुपए होंगे लेकिन काम तो ये 150 का कर रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? तो हम यहां पर बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो कंपनी ने 100 रुपए रख लिए ना अपने हाथ में, उसकी ट्रू वर्थ निकाल रहे हैं, उसकी रियल वर्थ निकाल रहे हैं।
उसकी रियल वर्थ किस सेंस में निकाल रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये रिटर्न जो इस 100 रुपए पर आएगा, ये रिटर्न अगर शेयर होल्डर अपने पैसे से कमाता तो उसको कितने रुपए की जरूरत पड़ती। हमने 100 रुपए रोके, हमने 100 रुपए रोके, इस 100 रुपए पर कंपनी कितने कमाएगी, 15%, मतलब 15 रुपए कमाएगी। और यही 15 रुपए कमाने के लिए शेयर होल्डर को अगर अपनी जेब से पैसा यूज करना पड़े तो उसको 150 रुपए की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 150 पर वो 10% कमाएगा तब 15 रुपए आएंगे। उसका तो वो तो 15% कमा ही नहीं सकता। अब आप जरा समझिए ना, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो रिटर्न ऑन इक्विटी देती हैं 25, 30, 35, 40% का, लेकिन एक छोटा दुकानदार वो कहां से इतना रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल के पाएगा, नहीं निकाल पाएगा। उसका रिटर्न ऑन इक्विटी वही 12, 15, 18% है, 10, 12% है। मतलब ये है कि बड़ी कंपनियों के पास प्राइसिंग पावर होती है, बड़ी कंपनियों के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बड़ी कंपनियों की रीच होती है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए वो हमारे पैसे पर ज्यादा कमाई करके हमको दे सकते हैं। तो आर अपॉन के ई का जो फैक्टर जो हमने मल्टीप्लाई किया है, ये रिटेन्ड अर्निंग्स की रियल वर्थ निकालने का एक फैक्टर है। कंपनी ने भले ही 100 रुपए रोके हैं, लेकिन हम इस 100 रुपए को 100 रुपए की नजर से देख ही नहीं रहे हैं। ये 100 रुपया कंपनी के हाथ में वही काम करेगा जो शेयर होल्डर के हाथ में 150 रुपए करते हैं। इसलिए हम ये 100 नहीं, इसको 150 रुपए कंसिडर करेंगे। अब 150 को कैपिटलाइज करेंगे तो आप देख लो, 150 को 0.1 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 1500 रुपए आ जाएगा। शेयर का वर्थ कितना हुआ, 1500 रुपए हुआ। मतलब जब हमने ये पूरा का पूरा डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में दे दिया तो उस केस में शेयर का दाम कितने रुपए निकल के आया, 1000 रुपए निकल के आया। जब हमने एक पैसा रिटेन नहीं किया, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1000 रुपए का शेयर प्राइस निकल के आया। लेकिन अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया नहीं तो उस केस में यही शेयर प्राइस 1500 रुपए निकल के आया। तो शेयर होल्डर की वेल्थ कहां मैक्सिमाइज हो रही है, डिविडेंड देने में या डिविडेंड ना देने में, डिविडेंड ना देने में। तो वॉल्टर मॉडल कहता है भाई ग्रोथ फर्म जो होती है ना, उनको तो डिविडेंड एक पैसे का भी नहीं बांटना चाहिए, सारा अपने पास रख लेना चाहिए। शेयर होल्डर के हाथ में पैसा खराब क्यों करना, वो उस पैसे पर वो कमाई नहीं पाएगा जो कंपनी कमा पाएगी। आओ एक और केस लेते हैं, इसको नोट कर लो पहले आप। सर समझ में तो आ रहा है, लेकिन अभी लग रहा है कि जैसे और अभी प्रैक्टिस होनी। अरे प्रैक्टिस तो मैं करवाऊंगा ना, मैं कह रहा हूं ना, ये बात बार बार रिपीट करेंगे ना और प्रैक्टिस के साथ करेंगे, बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी बिल्कुल, ठीक है ना। इसको नोट करें पहले आप। केस 3, के ही 10%, आर वही 15%, और अर्निंग पर शेयर वही मान लीजिए 100 रुपए है। इस बार डिविडेंड 50 रुपए रखते हैं, आधा बांट दिया और आधा रोक लिया। सोल्यूशन, चलिए पहले मुझे बताइए वॉल्टर मॉडल में प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सर वॉल्टर जी बोलते हैं कि पहले डिविडेंड को अलग कैपिटलाइज करो, ठीक है, फिर रिटेन्ड अर्निंग जो कि बेसिकली ई माइनस डी है उसको अलग से कैपिटलाइज करो, ठीक है, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग को मल्टीप्लाई करो एक फैक्टर से, और वो फैक्टर क्या है, आर अपॉन के ई। अब हमने कितना डिविडेंड बांटा है, 50 रुपए डिविडेंड बांटा है, तो 50 को पहले आप 0.1 से अलग से कैपिटलाइज करो। भाई किससे करते हैं कैपिटलाइज, के ई से करते हैं। उसके बाद 50 बांट दिया तो 50 रोक लिया, इसका मतलब 100 माइनस 50, 50 अलग से कैपिटलाइज करो, 50 डिविडेंड हो गया, 50 रिटेन अर्निंग हो गया। हम कैपिटलाइज तो अर्निंग पर शेयर को कर रहे हैं, पर हमने कहा दो टुकड़ों में बांट देते हैं। और जो ये रिटेन अर्निंग वाला पोर्शन है ना, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं एक फैक्टर से, आर अपॉन के ई। क्या यहां तक क्लियर है, हाँ सर। ये कितना आ जाएगा, अभी रुको, अभी यहाँ पे इसको पहले ऐसा करते हैं, 50 अपॉन 0.1 लिख रहा हूं, बताता हूं क्यों, प्लस 50 इंटू 0.15 करके डिवाइड बाय 0.1 करो, कितना आता है, 50 इंटू 0.15 डिवाइड बाय 0.1, सर ये आ रहा है 75। अब ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनना जो फिर से बोलूंगा। कंपनी ने 100 रुपए कमाए कमाए, कंपनी ने 50 रुपए शेयर होल्डर के हाथ में दे दिए और 50 रुपए खुद रख लिए।
जानते हो शेयर होल्डर को अपने हाथ में जो 50 रुपए दिए गए हैं उसको वो 50 रुपए ही दिख रहे हैं। जो उसके हाथ में 50 रुपए हैं उसको 50 रुपए ही दिख रहे हैं, लेकिन जो कंपनी के हाथ में 50 रुपए रह गए उसको वो 50 रुपए नहीं 75 रुपए दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी जो खुद 50 रुपए रख के बैठी है, मतलब रिटेन किया है, उस 50 रुपए पर कंपनी 15% कमाएगी, मतलब 7.5 रुपए कमाएगी। 50 रुपए का 15% कितना होता है? 7.5 रुपए। और इक्विटी शेयर होल्डर को 7.5 रुपए अगर खुद कमाने होंगे तो उसको 75 रुपए की कैपिटल चाहिए। सोचिए, फिर से बोलता हूं, कंपनी ने अपने हाथ में जो 50 रुपए रखे हैं उस 50 रुपए पर कंपनी 15% का अगर रिटर्न कमाएगी तो उसका मतलब 7.5 रुपए कमाएगी। शेयर होल्डर को अगर 7.5 रुपए खुद कमाने हैं तो उसको 7.5 रुपए कमाने के लिए 75 रुपीज की कैपिटल चाहिए। मतलब जो काम शेयर होल्डर 75 रुपए की कैपिटल से करता है वही काम कंपनी 50 रुपए की कैपिटल से कर लेती है। ऐसा क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, कंपनी 15% कमाती है, तो कंपनी को कम पैसे लगेंगे वही सेम रिटर्न कमाने के लिए। तो शेयर होल्डर के पॉइंट से देखोगे तो शेयर होल्डर क्या कहता है, अरे ये 50 नहीं ये तो 75 है। उसको कंपनी के हाथ में जैसा ही हम पैसा छोड़ते हैं उसको ज्यादा रुपया लगता है, क्योंकि कंपनी ज्यादा रिटर्न कमा रही है। तो आप अब इस बात को समझिएगा कि यहां पर ये 75 क्यों लिया गया है। क्योंकि 75 इसलिए लिया गया है क्योंकि शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो इसकी रियल वर्थ, जो कंपनी ने 50 रुपए रखे हैं उसकी रियल वर्थ 75 ही है। और इसका फिर से एक बार बोलूंगा लॉजिक, 50 रुपए का 15% होता है 50। इस 50 को 0.15 से मल्टीप्लाई किया मतलब 7.5 रुपए। 7.5 रुपए जो है ये कंपनी इस 50 रुपए पर कमाएगी, लेकिन इस 7.5 रुपए को कमाने के लिए अगर शेयर होल्डर का व्यू पॉइंट देखोगे तो उसको तो 75 रुपए लगते हैं। इसलिए 50 रुपए को 50 रुपए ना लिख के हम यहां पर 75 लिखते हैं। मतलब अगर आप देखो इस वाले पोर्शन को देखोगे तो हमने क्या किया है, पहले 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 0.1 से डिवाइड किया है। 50 को 0.1 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 50 को 0.15 से मल्टीप्लाई करके आएगा 7.5। 7.5 को 0.1 से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि ये 7.5 कमाने के लिए शेयर होल्डर को कितने रुपए चाहिए? 75 रुपए चाहिए। इसलिए हम यहां पर 75 ले रहे हैं। तो अगर आप देखें ना, यहां पर कुछ बांटा है कुछ रखा है, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर है कि जो 100 रुपए कमाए थे 50 रुपए शेयर होल्डर के हाथ में दे दिए। शेयर होल्डर को जो अपने हाथ में दिखते हैं 50 रुपए, वो 50 रुपए दिख रहे हैं, उसको 50 का नोट ही दिख रहा है। पर जब कंपनी 50 का नोट दिखाती है तो उसको 50 दिख ही नहीं रहे, उसको वो 75 दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बता, लॉजिक आपको क्लियर है। तो अब आप कैपिटलाइज कर लीजिए, कितना आएगा, 500 प्लस 750, 1250। इसको अब आप नोट कर लीजिए। देखिए हमने ना ये जो 3 केसेस किए हैं इनके बेसिस पर ना अब हम कुछ इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपने कुछ ऑब्जर्वेशन हम यहां पर देखेंगे कि इनको हम देख के क्या फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको 3 केसेस करवाए, इसमें से एक केस ऐसा था जहां पर हमने जो डिविडेंड पे आउट है ना वो 0% रखा, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो थी 0% पे आउट था। कौन से वाला केस था जहां पर हमने डिविडेंड बिल्कुल नहीं दिया था? सर डिविडेंड 0 हमने केस 2 था, केस 2 में हमने डिविडेंड बिल्कुल नहीं दिया था। और यहां हमारा शेयर प्राइस कितना आया था? 1500 रुपए का आया था, है ना। जब हमारा पे आउट 0% था, मतलब हमने बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं दिया था, तो हमारा शेयर का जो प्राइस था वो 1500 रुपए था। केस नंबर 2 था ये, है ना। अच्छा, एक केस ऐसा था जहां पर हमने डिविडेंड पे आउट थोड़ा दिया था, मतलब आधा डिविडेंड बांटा था, 50% डिविडेंड पे आउट था। मेरे ख्याल से ये आखिरी वाला केस था जहां पर हमने डिविडेंड जो दिया था 50% का डिविडेंड दिया था। और यहां हमारा शेयर जो था, देख लो 50% दिया था ना, 50 का डिविडेंड दिया था। यहां हमारा शेयर आएगा, प्राइस आया था 1250 रुपए, 1250 रुपए का शेयर प्राइस आया। ये था केस नंबर 3। और जो हमारा पहला केस था उसमें तो हमने सारा का सारा ही बांट दिया था। आप देखो डिविडेंड पूरा 100 था, 100% पे आउट रेशियो था। जब हमने पूरा का पूरा अर्निंग डिविडेंड के तौर पर बांट दिया था तो हमारा शेयर का जो प्राइस था वो 1000 रुपए आया था। हमारा शेयर का प्राइस कितने रुपए था? 1000 रुपए था। अब अगर आप ध्यान से इनको ऑब्जर्व करेंगे ना तो अब आप एक यहां पर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। और वो कंक्लूजन क्या है? क्योंकि ये ग्रोथ फॉर्म है, ग्रोथ फॉर्म के लिए बेस्ट यही रहेगा कि वो सारा का सारा पैसा अपने पास रखे।
डिविडेंड बांटने की जरूरत नहीं है। और एक समझदार इन्वेस्टर भी यही चाहेगा। एक समझदार इन्वेस्टर क्या कहेगा, भाई मेरे पास तुम पैसा दोगे, मैं तो इस पैसे को 10% पे कहीं और लगा दूंगा, तुम तो 15% कमा रहे हो। जब तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो, एक शेयर होल्डर कंपनी को बोल रहा है, जब तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो तो ये पैसा अपने पास ही रखो, क्यों बांटना। एक समझदार इंसान ग्रोथ कंपनी में जब पैसा लगाएगा तो वो वहां से डिविडेंड नहीं एक्सपेक्ट करेगा। एज पर वॉल्टर मॉडल वो कहते हैं डिविडेंड देके करोगे क्या, तुम अपने पास रखो, इस पैसे का बेहतर यूटिलाइजेशन तुम कर रहे हो और कहीं आगे लगाओगे, तुम 15% कमाओगे, मैं तो 10% ही कमाऊंगा, तो तुम अपने पास रखो। तभी आप देखो जब कंपनी ने 1 रुपया नहीं दिया, सारा का सारा अपने पास रिटेन किया, मतलब पे आउट 0% था, हमारे शेयर का प्राइस मैक्सिमम था। और यही बिल्कुल इसका एक्सट्रीम, जब कंपनी ने सारा का सारा ही शेयर होल्डर के हाथ में दे दिया तो देखो शेयर प्राइस मिनिमम था। मैक्सिमम कब था, जब पे आउट 0% था, और मिनिमम कब था, जब पे आउट 100% था। जब कंपनी हमसे ज्यादा कमा सकती है तो कंपनी को ही रखने दो ना, क्यों अपने पास हम पैसा लें। और जब हमने बीच में कुछ रखा तो आप देखो शेयर का प्राइस भी बीच में कहीं झूल रहा है। अब मैंने ये सीक्वेंस इसलिए लिया, मैंने केसेस तो मैंने आगे पीछे कराई, लेकिन मैंने ये सीक्वेंस कैसे लिया कि अगर हम पे आउट 0% रखते हैं तो हमारा शेयर का प्राइस मैक्सिमम है। पे आउट बढ़ा दो, डिविडेंड बढ़ा दो, शेयर का प्राइस गिर रहा है, और डिविडेंड बढ़ा दो और गिर जाएगा। अब भाई 100% ज्यादा दे सकते ना, इतना मैक्सिमम दे सकते हो, मतलब दो एक्सट्रीम है। हमारे शेयर का प्राइस मैक्सिमम कब होगा, जब हम बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देंगे, और मिनिमम कब होगा, जब हम सारा ही डिविडेंड दे देंगे। लेकिन ये बात किन के लिए एप्लीकेबल है, ऐसी कंपनीज जो ग्रोथ कैटेगरीज, ग्रोथ फर्म के कैटेगरी में आते हैं। ग्रोथ फर्म मतलब जिनका आर जो है हमारे के से ज्यादा हो, लेकिन सारी तो ग्रोथ फर्म नहीं होती। ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कि कांस्टेंट फर्म्स या नॉर्मल फर्म्स होंगी। नॉर्मल फर्म्स का मतलब है आर और के बराबर, शेयर होल्डर 10% ही चाहता है और वो कंपनी भी 10% ही कमाती है। जब ऐसा सीन हो ना, जब दोनों का ही सेम, मतलब रिटर्न भी वो कंपनी 10% कमा रही है और शेयर होल्डर एक्सपेक्ट भी 10% कर रहा है, उस केस में डिविडेंड बांटो या ना बांटो कोई फर्क नहीं पड़ता। हर केस में ही शेयर का प्राइस सेम आएगा। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर को जो अपने हाथ में 100 रुपए का डिविडेंड, मान लो अगर सारा का सारा बांट देती है कंपनी, अगर मेरे हाथ में 100 रुपए हैं और वो कंपनी अपने हाथ में 100 रुपए रखे, तो मुझे कंपनी के हाथ में भी वो 100 रुपए ही लगते हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, हम यहां पर एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे। मान लो नॉर्मल फॉर्म है, कांस्टेंट फॉर्म है। कांस्टेंट फॉर्म मतलब के भी 10 और आर भी 10, मतलब रिटर्न भी 10। अगर कंपनी सारा का सारा अपने पास रखती है 100 रुपए, तो मैं अगर इसको 0.1 से मल्टीप्लाई 0.1 से डिवाइड करूंगा तो ये 100 रुपए तुम मेरे हाथ में दोगे तब भी मुझे 100 दिख रहे हैं, तुम्हारे हाथ में भी 100 ही दिख रहे हैं। तो इसका फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी अपने पास रखे या हमें दे दे। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो प्रूव करेंगे इस बात को। और अगर मान लो आर जो है वो 8% है और के 10% है, हमने जो 3 केसेस किए उसमें क्या किया, आर ज्यादा था के कम था। लेकिन अगर आर कम है, मतलब शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन तो 10% की है, लेकिन कंपनी 8 ही कमा रही है, तो कंपनी क्योंकि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन से कम कमा रही है, ऐसे केस में ऐसी कंपनियों को तो सारा का सारा ही डिविडेंड बांट देना चाहिए। मतलब ये मान लो कंपनी ने पूरा का पूरा 100 रुपए रिटेन कर दिया। अब 100 रुपए कंपनी रिटेन कर लेगी तो क्या करेगी, 0.08 से मल्टीप्लाई करेगी और 0.1 से डिवाइड करेगी वो जो रिटेन अर्निंग वाले पोर्शन को। अब अगर मान लो ये कंपनी सारे का सारा डिविडेंड बांट देती तो मेरे हाथ में तो 100 रुपए का 100 रुपए का नोट 100 रुपए का दिखता है। लेकिन कंपनी अगर वो सारा का सारा पैसा खुद रख लेती है, नहीं बांटती, तो कंपनी के हाथ में मुझे 100 रुपए नहीं, इस बार 80 रुपए दिख रहे हैं। इस बार क्या दिख रहे हैं, 80 दिख रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते वक्त हम ये बात प्रूव करेंगे। एक ग्रोथ फर्म के लिए सारा रोक लेना ही बेस्ट है, 100% रिटेन करना ही बेस्ट है, 0% डिविडेंड पे आउट होना चाहिए एक ग्रोथ फर्म के लिए। एक नॉर्मल फर्म कुछ भी करे, डिविडेंड बांटती है तब भी वही प्राइस रहेगा, डिविडेंड नहीं बांटती है तब भी वही प्राइस रहेगा। लेकिन अगर एक डिक्लाइनिंग फर्म है, मतलब जिसका के से भी कम रिटर्न है, जो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन है उससे कम कमा रही है, वो अगर सारा रिटेन कर लेगी तो शेयर होल्डर की वेल्थ को खराब कर देगी। शेयर होल्डर को उसके पास पड़े हुए 100 रुपए दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उसका 8 है परसेंट, तो 100 को मैं अगर 0.08 से मल्टीप्लाई करके 0.1 से डिवाइड करूंगा तो इसका मतलब शेयर होल्डर कहेगा भाई कंपनी के हाथ में तो मुझे 100 रुपए दिख ही नहीं रहे, उसके हाथ में कितने दिख रहे हैं, 80 रुपए दिख रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में हम कहेंगे अगर डिक्लाइनिंग फर्म है तो उसके लिए 100% शुड बी पे आउट। ऐसी कंपनियों को अपने पास कुछ नहीं रखना चाहिए, सारा का सारा ही बांट देना चाहिए। तो अब ना ये जो बातें मैंने बोली हैं ये मैं आपको एनालिसिस के तौर पे लिखवा रहा हूं,
जो मैंने भी सारी बातें बोली हैं। अब आप लिखिएगा एनालिसिस ऑफ वॉल्टर्स मॉडल, हेडिंग डालिएगा। एनालिसिस ऑफ वॉल्टर्स मॉडल। पहला कॉलम बनाइएगा कैटेगरी ऑफ फॉर्म, दूसरा कॉलम बनाइएगा आर वर्सेस के, तीसरा कॉलम बनाइएगा ऑप्टिमम पे आउट रेशो, उसके बाद कॉलम बनाइएगा एक कोरिलेशन बिटवीन पे आउट रेशो एंड मार्केट प्राइस पर शेयर एंड एमपीएस। ठीक है, ये हमारे कुछ 4 कॉलम्स हो गए। वॉल्टर साहब कहते हैं कि भाई अगर देखिए ग्रोथ फर्म है, ग्रोथ फर्म अगर होती है तो उसका आर ना केई से ज्यादा होता है। ये तो हमने केसेस भी किए। ऐसी कंपनीज के लिए पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? सर ऐसी कंपनीज को तो पे आउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उनके लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? 0% होना चाहिए। अभी हमने देखा ही सबसे ज्यादा शेयर प्राइस कब निकल के आया था अभी ग्रोथ कंपनी का? 1500 रुपए, जब उन्होंने सारा का सारा प्रॉफिट रिटेन कर लिया था। सारा का सारा प्रॉफिट रिटेन करने का मतलब डिविडेंड जीरो था। डिविडेंड जीरो मतलब 0% पे आउट रेशियो होना चाहिए। तो यहां पर हम ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या लिखेंगे? 0%। तो कोरिलेशन क्या रहा? कोरिलेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। किस किस के बीच में? पे आउट रेशियो और मार्केट प्राइस के बीच में कोरिलेशन नेगेटिव होने का क्या मतलब है? अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। आप पे आउट बढ़ाते जाओगे, मार्केट प्राइस गिरता रहेगा। जैसे कि आप देखिए, हम जैसे जैसे पे आउट बढ़ा रहे थे, 0 से 50 किया तो मार्केट प्राइस गिर गया, 50 से 100 किया मार्केट प्राइस और गिर गया। इसका मतलब जैसे जैसे हम पे आउट रेशियो को बढ़ाते जाएंगे मार्केट प्राइस गिरता जाएगा। या फिर ये उल्टा कर दें, जैसे जैसे पे आउट को घटाते जाएंगे, डिविडेंड कम करते जाएंगे, मार्केट प्राइस बढ़ता जाएगा। तो कोरिलेशन क्या रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। हम पे आउट को बढ़ाएंगे, मार्केट प्राइस गिरेगा, या फिर पे आउट को घटाएंगे तो मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। चलिए, उसके बाद हमारी दूसरी तरह की जो फॉर्म्स होती है उनको हम नॉर्मल या फिर कांस्टेंट फॉर्म्स भी बोलते हैं। ये जो फॉर्म्स हैं इनका के और आर जो है बराबर होता है। तो इनके लिए हम कह सकते हैं, कुछ भी कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इनके लिए बोलेंगे एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम। आप कुछ भी पे आउट कर लो, शेयर प्राइस हमेशा सेम ही रहेगा। एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम। और यहां पर हम कह सकते हैं कि कोई कोरिलेशन नहीं है शेयर प्राइस में और पे आउट रेशियो में, देयर इज नो कोरिलेशन। और अगर कोई डिक्लाइनिंग फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म जो है खतरनाक फर्म है, उनके पास तो पैसा नहीं छोड़ सकते। आर इज लेस देन के, ऐसी कंपनीज को तो 100% बांट देना चाहिए। ऐसी कंपनीज को 100% प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। 100% प्रॉफिट क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए? क्योंकि अगर कंपनी अपने पास रखेगी तो उसकी ना ट्रू वर्थ कम हो जाएगी। शेयर होल्डर के हाथ में दोगे तो वो खुद ज्यादा कमा लेगा। इसलिए कंपनी को अपने पास नहीं रखने चाहिए। और यहां पर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव कोरिलेशन है पे आउट रेशियो में और शेयर प्राइस में। मतलब जैसे जैसे आप पे आउट रेशियो को बढ़ाते जाएंगे, शेयर प्राइस भी बढ़ता जाएगा। पे आउट रेशियो जब 100% हो जाएगा तो शेयर प्राइस बिल्कुल मैक्सिमम होगा, और पे आउट रेशियो अगर 0 है तो शेयर प्राइस भी सबसे कम होगा इस वाले केस में। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे भी, हम इसको अप्लाई होते हुए देखेंगे। ठीक है, अभी मैंने कोई एज सच प्रैक्टिस तो मैंने आपको कोई ज्यादा कराई नहीं, अभी तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। इसको नोट करें, तो फिर हम उसके बाद अपना वॉल्टर्स मॉडल पर पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
हमने पिछली क्लास में शायद क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ना है। अब ना क्वेश्चंस देख के ना आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, अरे वाह क्या क्वेश्चंस आते हैं, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। और हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, जो कि दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है। दिसंबर 2022 में ये वॉल्टर्स मॉडल का क्वेश्चन जो है, इसमें देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले हमको आर दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है, 15%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है 12%। आप मुझे खुद बताइए, अगर आर 15 हो, आर 15% हो और केई हमारा अगर 12% हो, तो ये एक कौन सी फर्म है? सर ये एक ग्रोथ फर्म है। ग्रोथ फर्म क्यों है? क्योंकि ग्रोथ फर्म्स का आर केई से ज्यादा होता है। हम शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा के देते हैं ना, ये एक ग्रोथ फर्म है। ग्रोथ फर्म के लिए वैसे आइडियल पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? सर उनको तो बिल्कुल भी नहीं बांटना चाहिए, मतलब उनका आइडियल पे आउट रेशियो 0% होना चाहिए, सारा का सारा रिटेन करना चाहिए। पर यहां पर ऑफ कोर्स लिखा हुआ है कि हम कमाई 5 रुपए की करते हैं और 3 रुपए बांट भी देते हैं। इसका मतलब ये ऑफ कोर्स एक आइडियल सिचुएशन तो नहीं है ग्रोथ फर्म्स के लिए, बट क्या करें, कोई बात नहीं, जैसी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे। इसने हमसे मार्केट वैल्यू मांगी है शेयर की एज पर वॉल्टर्स मॉडल। चलिए सबसे पहले हम वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला होता है वो लिख लेते हैं। हमारा प्राइस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सर पी निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, हम डी लेते हैं, फिर हम ई माइनस डी लेते हैं, मतलब रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर लेते हैं और उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि आर अपॉन के ही होता है, और फिर हम डिवाइड कर देते हैं के से। यहां पर हमारा डिविडेंड है कितना, 3 रुपए, और रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा? सर 5 रुपए कमाए हैं, 3 रुपए हमने बांट दिए हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर हमारा 2 रुपए होगा, मल्टीप्लाइड बाय आर है हमारा यहाँ पर 0.15 और के ही हमारा यहाँ पर 0.12, और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 0.12 से। चलिए बताइए सर, 2 को जब हम 0.15 से मल्टीप्लाई करते हैं और 0.12 से डिवाइड करते हैं तो ये 2.5 आता है। अब इस 2.5 का क्या मतलब है? भले ही कंपनी ने हमारे बिहाफ पर 2 रुपए रिटेन किए हैं, पर शेयर होल्डर को वो 2 रुपए नहीं लगेंगे। शेयर होल्डर को वो कितने दिखेंगे? शेयर होल्डर को वो 2.5 रुपए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कमा के देती है। चलिए अब हम इसको 0.12 से डिवाइड कर देंगे। 5.5 डिवाइडेड बाय 0.12, 5.5 डिवाइडेड बाय 0.12, सर ये आ रहा है 45.83। देखिए भाई कौन सा ऑप्शन है? सर ये रहा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या इस शेयर प्राइस को फर्दर बढ़ाया जा सकता है अगर हम अपनी डिविडेंड पॉलिसी को चेंज कर दें? हाँ सर बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर हम सारा का सारा जो प्रॉफिट है रिटेन कर ले, मतलब डिविडेंड को 0 कर दें, सब कुछ 5 का 5 रुपए रिटेन कर ले, तो ये प्राइस और भी बढ़ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने हमें जिस तरह की इंफॉर्मेशन दी है उस हिसाब से तो यही 45.83 ही प्राइस होगा। लेकिन हाँ ये भी जरूर है कि ये प्राइस को बढ़ाया जा सकता है। अगला हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11। जून 2021 में ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में लिखता है पीक्यूआर लिमिटेड अर्न्स ₹10 पर शेयर, मतलब हमें यहां पर अर्निंग पर शेयर दे रखा है। अर्निंग पर शेयर मतलब ई दे रखा है, कितना दे रखा है? 10 रुपए। इज कैपिटलाइज्ड एट अ रेट ऑफ 10%, मतलब हमें यहां पर के ही दे रखा है, एंड हैज अ रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 20%। तो के ही हमें यहां पर कितना दे रखा है? 10% का, और हमें आर दे रखा है, आर कितना है? 20% का। तो ये भी वैसे किसका एग्जाम्पल हुआ? ये भी किसका एग्जाम्पल है? एक ग्रोथ फर्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि आर जो है वो के से ज्यादा है। आर अगर के से ज्यादा होता है तो वो एक ग्रोथ फर्म का केस होता है। ग्रोथ फर्म्स को आइडियली कुछ भी नहीं बांटना चाहिए, लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि मान लीजिए अगर डिविडेंड पे आउट 50% का है तो व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल। अब हमें यहां पर अर्निंग दे रखी है 10 रुपए की, उसने बोल दिया भाई डिविडेंड 50% बांटते हैं, मतलब 10 रुपए का 50% अगर हम डिविडेंड बांट देंगे तो डिविडेंड पर शेयर कितने रुपए हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा। तो ठीक है, आइए वॉल्टर्स मॉडल के अकॉर्डिंगली प्राइस निकाल देते हैं। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, डी प्लस ई माइनस डी, मतलब रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एक फैक्टर से जो कि होता है आर अपॉन के ई, और फिर हम
इसको कैपिटलाइज कर देंगे के से। डिविडेंड कितना है, 5 रुपए, और रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर भी कितना है, 5 रुपए। चलिए जी बताइए कितना हो गया ये। सर ये आ गया 10 रुपए। अब आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंपनी ने 5 रुपए बांटे हैं और 5 रुपए अपने पास रखे हैं, लेकिन शेयर होल्डर को जो उसके हाथ में 5 रुपए हैं वो तो उसको 5 रुपए ही दिखते हैं, लेकिन जो कंपनी के हाथ में 5 रुपए हैं उसकी रियल वर्थ 10 रुपए हो गई। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी जो कमाती है ना वो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन से डबल कमाती है। शेयर होल्डर तो 10% ही एक्सपेक्ट करके बैठा है, लेकिन कंपनी का रिटर्न कितना है इन्वेस्टमेंट पर, 20% का। तो कायदा तो यही कहता है सारा ही रोक लेना चाहिए था, पर क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि भाई 50% का पे आउट है तो कोई बात नहीं, हम 50% का पे आउट कर देंगे। तो 15 को 0.1 से डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। सर 15 को 0.1 से डिवाइड करके आता है 150। क्या 150 ऑप्शंस में है? क्यों नहीं होगा सर? बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन दिसंबर 2020 में आया, ये भी एक वॉल्टर्स मॉडल का क्वेश्चन है। मैंने कहा ना वॉल्टर मॉडल एग्जामिनर का फेवरेट मॉडल है। अब इस क्वेश्चन में हमसे फिर से मार्केट वैल्यू पूछी है एज पर वॉल्टर्स मॉडल, और इस क्वेश्चन में हमें इस बार अर्निंग पर शेयर ना देके कंपनी की टोटल अर्निंग्स दे रखी है 5 लाख रुपीस की। कोई बात नहीं, क्योंकि उसने नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग भी दे रखा है, तो अर्निंग पर शेयर हम निकाल देते हैं। कुछ काम हम भी कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, सारा वही थोड़ी करके देगा हमको। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर हम पहले ई निकाल रहे हैं। ई मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर हमारी कैसे निकल जाएगी, टोटल अर्निंग्स दे रखी है 5 लाख रुपीस की और हमारे 1 लाख शेयर्स हैं, तो एक शेयर की अर्निंग कितने रुपए हो गई, 5 रुपए हो गई। अब यहां पर उसने मुझे यह भी बताया है कि हमारा जो पे आउट रेशो है वो 60% का है, तो 60% का पे आउट रेशो हो गया, मतलब 5 का 60% 3 रुपए। तो हमारा यहां पर डिविडेंड कितने रुपए हो जाएगा, डिविडेंड हमारा 3 रुपए का हो जाएगा। उसके बाद हमें और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 12% का दे रखा है, आर 15% है। ये भी एक वैसे ग्रोथ फर्म है, बट फिलहाल हमें इससे तो नहीं यहां पर कोई मतलब कि वो कौन सी फर्म है, क्योंकि यहां पे सिर्फ हमें मार्केट वैल्यू निकालने पर फोकस करना है। तो अब यहां पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिविडेंड 3 रुपीज का है, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर कितना हो जाएगा, 2 रुपए। आर हमारा है 15, के ई हमारा है 12। चलिए बताइए कितना आ रहा है 5.5 को 0.12 से डिवाइड करके, 45.83 आ रहा है। तो इस बार ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप देखें ना 45.83 तो हमने अभी पीछे भी एक क्वेश्चन में निकाला था, पर उस क्वेश्चन में हमें रेडीमेड फिगर्स दे रखी थी। आप देखिए जो हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें रेडीमेड फिगर्स थी। हमें अर्निंग पर शेयर उसने सीधे सीधे 5 रुपए दे रखा था, डिविडेंड पर शेयर भी 3 रुपए दे रखा था। लेकिन जो हमने अभी क्वेश्चन किया है यहां पर हमें अर्निंग पर शेयर के लिए भी मेहनत करनी पड़ी, मतलब मेहनत तो क्या, बस डिवाइड तो करना था, और उसने हमें डिविडेंड पर शेयर ना देके उसने डिविडेंड का पे आउट रेशो हमको दे दिया था, लेकिन क्वेश्चन रिपीट ही था। अगला क्वेश्चन जून 2023 में आया था, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें अर्निंग पर शेयर दे रखा है कंपनी का 25 रुपीज, रेट ऑफ रिटर्न मतलब आर दे रखा है हमें 15% का, और कैपिटलाइजेशन रेट मतलब हमें के भी दे रखा है 12%। फिर से एक ग्रोथ फॉर्म है क्योंकि आर ज्यादा है के से। इस बार ध्यान रखें पे आउट रेशियो नहीं, उसने क्या बोला है, इफ द रिटेंशन रेशियो इज 100%,
मुझे बताइए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन बोलता है कि रिटेंशन रेशियो 100% है, तो आपको लगता नहीं वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि पे आउट रेशियो 0% है? रिटेंशन रेशियो 100% है तो पे आउट रेशियो क्या होगा? हमने पहली ही क्लास में पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो पर बात करी थी। अगर हमें एक रेशियो पता हो तो दूसरी निकल सकती है। तो भाई अगर हमारा रिटेंशन रेशियो 100% है तो 100 में से 100 को माइनस कर देंगे तो हमें पता है कि पे आउट रेशियो तो 0% आएगा, मतलब हमने कुछ भी नहीं बांटा। तो अगर आपका अर्निंग पर शेयर 25 रुपए है तो डिविडेंड कितना होगा इस बार? 25 का 0% मतलब जीरो। कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है इसमें, जब रिटेन ही सारा कर लिया तो उसका मतलब डिविडेंड इज जीरो, है ना? तो ये बस ध्यान रखिएगा बच्चे, कई बार ना ये रिटेंशन रेशियो ना पढ़ के उनको लगता है पे आउट रेशियो लिखा हुआ है। ध्यान रखे, यहां पर वो रिटेंशन रेशियो देता है, कभी कभी पे आउट रेशियो देता है, क्योंकि हमें डिविडेंड लिखना होता है इस वॉल्टर मॉडल में पहले। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो से आता है, रिटेंशन रेशियो से नहीं आता है, ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर हमसे अप्रोक्सीमेट मार्केट प्राइस मांग रहा है। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आइए जरा फॉर्मूला में बस पुट करना है सबको। मैं जानबूझ के फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं ताकि फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाए। डिविडेंड जीरो है, 25 - 0 मतलब सारा ही रिटेन किया है। और हमारा है 0.15 और के ही हमारा है 0.12। ये आ गया 260.42 और ऑप्शंस में ये है 260.42। देखो 260.42 एग्जैक्ट तो नहीं है ना, तो हमें जब एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता तो फिर हम क्या करते हैं, नियरेस्ट आंसर देखते हैं। तो 260.42 के नियरेस्ट आंसर तो 260 हुआ, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 260। तो आप इसके आगे ऐसे लिख लीजिए, सिमिलर टू, तब 260.42 मतलब 260 हुआ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 में आया और इस क्वेश्चन में क्या लगता है, आइए रीड करते हैं। कह रहा कंपनी अर्न्स 5 पर शेयर, ₹5 पर शेयर, मतलब यहां पर हमारा अर्निंग पर शेयर जो आ जाएगा वो कितने रुपए है? ₹5 का। कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब हमें के ही दे रखा है, के ही कितना दे रखा है? 10% का। और फिर हमें आर दे रखा है 18%, आर हमें 18% दे रखा है। इसका मतलब क्योंकि आर ज्यादा है के से, आर जो के से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ग्रोथ फर्म है ना? ये कौन सी फर्म है? ग्रोथ फर्म है। ग्रोथ फर्म के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? सर ग्रोथ फर्म्स को तो बिल्कुल भी नहीं बांटना चाहिए, उनका ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0% होना चाहिए। अगर पे आउट रेशियो 0 है इसका मतलब रिटेंशन 100% होना चाहिए। इस बार ना उसने यही आपसे पूछा है, कहता है बताइए व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ द शेयर एट ऑप्टिमम पे आउट रेशियो। अभी तक जितने एमसीक्यूज मैंने आपको सॉल्व करवाए सब में उसने आपको डिविडेंड पर शेयर दे रखा था। यहां उसने आपको डिविडेंड पर शेयर नहीं दिया कि कितना है, ना ही पे आउट रेशियो बताया। यहां पे वो आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि आप ही बता दो कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो पर क्या मार्केट वैल्यू होगा। तो पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये कौन सी वाली फर्म है, ग्रोथ फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म है, या फिर एक कांस्टेंट फर्म है। ये कौन सी फर्म है? ग्रोथ फर्म है। ग्रोथ फर्म कौन सी होती है? जहां पर आर के से ज्यादा होता है। और ग्रोथ फर्म के लिए ये हमें सजेशन मिलता है वॉल्टर मॉडल के थ्रू कि हमें बिल्कुल भी नहीं बांटना चाहिए, मतलब सारा का सारा प्रॉफिट जो है रिटेन कर लेना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करें उससे पहले एक लाइन लिखेंगे, सिंस आर इज ग्रेटर देन के, कॉमा, the company should retain 100% of its earnings
that is optimum payout ratio is 0% as suggested by Walter. ठीक है, तो हमारा अर्निंग तो है, तो डिविडेंड हमारा कितना होना चाहिए? डिविडेंड हमारा 0 होना चाहिए। तो अगर हम इस पे आउट पर प्राइस निकालें तो क्या होगा? क्योंकि डिविडेंड तो दे ही नहीं रहे, तो सारा का सारा 5 रुपये रिटेन करेंगे। तो बताइए कितना आ रहा है ये? 90 रुपीज। तो इस क्वेश्चन में अलग चीज क्या थी सर? इस क्वेश्चन में अलग चीज ये थी कि उसने हमें डिविडेंड का पे आउट रेशो खुद से नहीं बताया, उसने हमारे ऊपर ये छोड़ दिया कि हम खुद ही चेक करें कि पे आउट रेशो क्या होना चाहिए। तो हमने फिर आर और के ई को देख के बता दिया, क्योंकि ये एक ग्रोथ फर्म है और ग्रोथ फर्म के लिए सारा का सारा पैसा रिटेन करना ही आइडियल रहता है, मतलब उनको डिविडेंड बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। वही हमने किया और ये हमारा प्राइस निकल के आ गया 90 रुपीज, जो कि आंसर सी है। तो आज के रिवीजन वीडियो को यहीं तक रखते हैं और प्लीज़ मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको अभी तक मैंने जितना भी इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया है कि आपको सब कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्प आपको मिल रही है इन वीडियो से, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इनको शेयर करेंगे तो उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ है इन वीडियो से। बाकी हम अगली क्लास में वॉल्टर मॉडल पर अभी कुछ और भी क्वेश्चंस मुझे प्रैक्टिस करवाने हैं, वो हम करेंगे और सब्सटैंशियली हमारा ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, बाय।